नाज़रीन, ऑटो पायलट का तस्वर 20वीं सदी के अवाइल में गायरोस्कोपिक स्टेबलाइजेशन की इजाद के साथ सामने आया। नाज़रीन, एल्मर स्पेरी एक अमेरिकी इंजीनियर ने 1912 में पहला आलमी गायरोस्कोपिक ऑटो पायलट सिस्टम तैयार किया। इसने हवाई जहाज के रुख में तब्दीलियों को महसूस करने और इस्तेकाम को बरकरार रखने के लिए कंट्रोल्स को इसके मुताबिक एडजस्ट करने के लिए गायरोस्कोपिक का इस्तेमाल किया। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान ऑटो पायलट सिस्टम ज्यादा तरक्की याफ्ता होते गए। स्पेरी कारपोरेशन और दीगर कंपनियों ने फौजी तैयारों के लिए जदीद ऑटो पायलट सिस्टम तैयार करना शुरू कर दिए, जिससे वो मुस्तकिल ऊंचाई पर परवाज कर सकते हैं और एक मुस्तहकम रास्ता बरकरार रख सकते हैं। नाज़रीन, जंग के बाद के दौर में तिजारती हवाबाजों में एनालॉग ऑटो पायलट सिस्टम भी आम होते गए। इन निजामों ने हवाई जहाज की परवाज की सतहों जैसे कि आइलर्स, एलिवेटर्स और रडार को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल और हाइड्रोलिक अज्जा का इस्तेमाल किया। इन्होंने ऊंचाई, हवा की रफ्तार और सख्ती जैसे पैरामीटर्स की पैमाइश करने के लिए सेंसर पर इन्हिसार किया और मतलूबा परवाजों के पैरामीटर्स को बरकरार रखने के लिए एडजस्टमेंट की। नाज़रीन, 1912 में स्पेरी कारपोरेशन ने पहली बार ऑटो पायलट इजाद किया, जो कि जायरोस्कोप और कंपास की मदद से प्लेन को सीधा यानी कि स्ट्रेट डायरेक्शन में फ्लाई करने में मदद देता है। कंपास के बारे में आप लोग सब जानते हैं, पर ये जायरोस्कोप क्या होता है? नाज़रीन, जायरोस्कोप के बारे में आपको बताते चलें कि इसको जिस डायरेक्शन में घुमाया जाए तो ये फ्लाइट कंट्रोल को पता चल जाता है कि ये इसकी कौन सी पोजीशन में बदलाव हो रहा है। पुराने जमाने के प्लेन्स में ऑटो पायलट भी कुछ इसी तरह के मैकेनिज्म पर काम करता था और प्लेन किसी भी एंगल में हो उसका पता उसको चल जाता था। अब हमें नाज़रीन प्लेन से हटकर ये भी सोचना पड़ेगा कि ऑटो पायलट 1912 में बना था और इसकी इजाद के 100 साल बाद भी ये हमारी गाड़ियों में पूरी तरह से जगह नहीं बना पाया। नाज़रीन, हम यहाँ बात करें सिर्फ ड्राइविंग कार्स की, पर ऐसा क्यों आजकल के दौर में ज्यादातर गाड़ियों में ऑटो पायलट सिस्टम नहीं होता? इसे समझने के लिए नाज़रीन हमें इसकी डिटेल में जाना पड़ेगा। नाज़रीन, जब किसी प्लेन में ऑटो पायलट नहीं होता था, पायलट प्लेन को मैनुअली ही फ्लाई करता था, लेकिन जैसे जैसे प्लेन और एडवांस होता गया, प्लेन का इंजन और ज्यादा पावरफुल होता गया, वैसे वैसे प्लेन का साइज भी बढ़ने लगा और प्लेन काफी दूर दूर तक भी फ्लाई करने की सलाहियत रखने लगे। पर नाज़रीन, लॉन्ग डिस्टेंस में एक प्रॉब्लम आने लगी। पायलट के लिए घंटों तक कंसंट्रेट करना और प्लेन को उड़ा पाना बहुत ज्यादा मुश्किल होने लगा, क्योंकि पायलट्स भी इंसान ही होते हैं, ना कि कोई रोबोट। उन्हें भी रेस्ट चाहिए होता है, इसीलिए प्लेन में ऑटोमेटिक फ्लाइट सिस्टम की जरूरत पड़ने लगी, जिससे आज हम ऑटो पायलट के नाम से भी जानते हैं। नाज़रीन, अगर हम बात करें कार्स की, तो कार्स को मैनुअली ड्राइव किया जाता है और कार का इस्तेमाल शॉर्ट डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ना कि लॉन्ग डिस्टेंस के लिए। और कार्स के अंदर प्लेन की तरह का ढेर सारा कंट्रोल सिस्टम भी नहीं होता। पर नाज़रीन, आजकल के दौर में ऐसी टेक्नोलॉजीज आ रही हैं कि कुछ कार्स में ऑटो पायलट की सहूलियत भी मौजूद है। नाज़रीन, गाड़ियों में ऑटो पायलट सिस्टम इंसानी ड्राइवरों की मदद और इनके लॉन्ग ड्राइव सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए इंस्टॉल किए गए हैं। ये सड़क पर हिफाजत और सहूलत में भी इजाफा करती हैं। नाज़रीन, गाड़ियों के अंदर ये फीचर गाड़ी को लाइन के अंदर एक्सेलरेशन, ब्रेक लगाने और स्टीयरिंग को खुद ब खुद कंट्रोल करके स्टॉप एंड गो ट्रैफिक के जरिए नेविगेट करने में मदद देता है। पर नाज़रीन, ये ऑटो पायलट हमारे आसपास बहुत ही कम गाड़ियों में होता है, लेकिन फ्यूचर में पूरी तरह से ये ऑटो पायलट हमारी तमाम गाड़ियों में जगह बना लेगा। नाज़रीन, अभी आते हैं हम पास्ट में। 1912 में ऑटो पायलट की इन्वेंशन के बाद प्लेन में इसका इस्तेमाल किया जाने लगा, पर फिर भी इसकी मदद से सिर्फ दिन में ही उड़ान भरी जा सकती थी, वो भी तब जब सूरज निकला हो, यानी कि साफ मौसम में। ऑटो पायलट की शुरुआती दौर में ये सिंगल एक्सिस को कंट्रोल कर सकता था, फिर आहिस्ता आहिस्ता रेडियो नेविगेशन, 2 एक्सिस और फिर 3 एक्सिस को कंट्रोल करने का काम ऑटो पायलट को दे दिया गया। पर नाज़रीन, ये 3 एक्सिस आखिर में होता क्या है, इसे भी हम समझ लेते हैं। नाज़रीन, जब कोई कार किसी रोड पर चलती है तो उसे सिर्फ 2 ही डायरेक्शन में मोड़ा जा सकता है, और वो है लेफ्ट और राइट। लेकिन प्लेन में ऐसा नहीं होता, क्योंकि प्लेन जमीन पर नहीं बल्कि हवा में होता है, यानी कि प्लेन लेफ्ट राइट के साथ साथ अप एंड डाउन और रोल भी कर सकता है, यानी एरोप्लेन तीनों एक्सिस में मुड़ सकता है। और इन 3 एक्सिस को कहा जाता है योक, पिच एंड रोल। नाज़रीन, इसमें प्लेन के मुख्तलिफ सेंसर्स ऑटो पायलट को इन्फॉर्मेशन देते हैं और ऑटो पायलट को जिस तरीके से कमांड दिया गया था वो वैसे ही परफॉर्म करना शुरू कर देता है और जरूरत पड़ने पर प्लेन की डायरेक्शंस को मोड़ भी सकता है। नाज़रीन, आजकल प्लेन को कंट्रोल करने के लिए ऑटो पायलट के साथ साथ जीपीएस नेविगेशन सिस्टम और रेडियो नेविगेशन सिस्टम की भी मदद ली जाती है। और आजकल के एडवांस प्लेन न सिर्फ ऑटो पायलट की मदद से फ्लाई कर सकते हैं, बल्कि ऑटोमेटिक टेक ऑफ और लैंडिंग भी कर सकते हैं, वो भी बड़े आसान तरीके से। लेकिन फिर भी नाज़रीन, इसे मैनुअली ही किया जाता है, क्योंकि टेक ऑफ और लैंडिंग का वक्त प्लेन के लिए बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल होता है। नाज़रीन, जिस तरह से हर कहानी का एक विलन होता है, इसी तरह से
हर टेक्नोलॉजी का एक नेगेटिव पॉइंट भी होता है, ठीक उसी तरह से हर सॉफ्टवेयर का एक वायरस होता है। नाज़रीन, ऑटो पायलट भी एक सॉफ्टवेयर ही होता है। नाज़रीन, यहाँ पर ये सवाल उठता है कि अगर ऑटो पायलट के सॉफ्टवेयर में वायरस आ जाए तब क्या होगा, क्योंकि इस वक्त सारे कंट्रोल ऑटो पायलट के पास होते हैं और वो जहाज को किसी भी डायरेक्शन में मोड़ भी सकता है और क्रैश भी करवा सकता है। नाज़रीन, इन चीजों से बचने के लिए प्लेन में 2 या उससे ज्यादा ऑटो पायलट इंस्टॉल किए जाते हैं और अगर नाज़रीन उनमें से एक ऑटो पायलट वायरस से इन्फेक्टेड हो जाता है, और ऐसा कई बार हो भी चुका है कि वायरस की वजह से काफी ज्यादा प्लेन को क्रैश होना पड़ा। नाज़रीन, अगर एक ऑटो पायलट में वायरस आ जाता है तो दूसरे ऑटो पायलट्स को ऑटोमेटिकली पता चल जाता है। इसी तरह वो प्लेन का कंट्रोल संभाल लेते हैं और जो पहले ऑटो पायलट काम कर रहा था वो शट डाउन हो जाता है। नाज़रीन, ऑटो पायलट के आ जाने से प्लेन की तो जैसे तारीख ही बदल गई। पर एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ऑटो पायलट प्लेन को नहीं उड़ाता, बल्कि पायलट ऑटो पायलट की मदद से प्लेन को उड़ाता है। नाज़रीन, दूसरी जंग अजीम के दौरान ऑटो पायलट सिस्टम ज्यादा तरक्की याफ्ता होते गए। स्पेरी कॉर्पोरेशन और दीगर कंपनियों ने फौजी हथियारों के लिए जदीद तरीन ऑटो पायलट सिस्टम तैयार करना शुरू कर दिए, जिससे वो मुश्किल ऊंचाई पर परवाज कर सकते हैं और एक मुस्तहकम रास्ता बरकरार रखते हैं। नाज़रीन, जंग के बाद के दौर में तजारती हवाबाजों में एनालॉग ऑटो पायलट सिस्टम आम होने लगा। इन निजामों ने हवाई जहाज की परवाज की सतहों को, जैसे कि एलिवेटर्स और रेडार्स को कंट्रोल करने के लिए मैकेनिकल और हाइड्रोलिक अज्जा का इस्तेमाल शुरू कर दिया। उन्होंने ऊंचाई, हवा की रफ्तार और लाइट जैसे पैरामीटर्स की पैमाइश करने के लिए सेंसर पर इन्हिसार किया और मुतलबा परवाज के पैरामीटर्स को बरकरार रखने के लिए एडजस्टमेंट की। नाज़रीन, 1970 की दहाई में डिजिटल टेक्नोलॉजी की आमद ज्यादा जदीद ऑटो पायलट सिस्टम की तरक्की का बायस बना। डिजिटल ऑटो पायलट्स ने फ्लाइट डेटा पर कार्रवाई करने और कंट्रोल इनपुट बनाने के लिए कंप्यूटर एल्गोरिथम और इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का इस्तेमाल किया। इन निजामों ने ज्यादा दुरुस्त और काबिल एतमाद कंट्रोल फराहम किया, जिससे परवाजों को हमवार और बेहतर ईंधन की कारकर्दगी की इजाजत दी गई। और इसके बाद 1980 की दहाई में फ्लाइट मैनेजर सिस्टम्स ऑटो पायलट फंक्शंस को नेविगेशन और कारकर्दगी की इस्लाह के साथ ज्यादा मजबूत होते गए। नाज़रीन, यहाँ पर आपको ये भी बताते चले कि ऑटोमेटिक इंडस्ट्री में टेस्ला मोटर्स ने 2014 में अपना ऑटो पायलट फीचर मुतारफ करवाया, जो कि मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार ड्राइविंग सिस्टम नहीं है, लेकिन हाईवेज पर ड्राइविंग की मदद के लिए गाड़ी को कंट्रोल करने, लाइन क्रॉसिंग और दीगर खसूसियात को यकजा किया जाता है। टेस्ला ऑटो पायलट माहौल की तशरीह करने और खुद मुख्तार ड्राइविंग की सलाहियत फराहम करने के लिए सेंसर्स, कैमरों और जदीद एल्गोरिथम पर इन्हिसार करता है। नाज़रीन, यहाँ पर ये बात सबसे अहम है कि ऑटो पायलट सिस्टम चाहे एविएशन इंडस्ट्री में हो या ऑटोमोटिव गाड़ियों में, इससे फिर भी इंसानी निगरानी और मुदाखलत की जरूरत होती है। ऑटो पायलट टेक्नोलॉजी का मकसद इंसानी ऑपरेटर्स की मदद करना होता है और हिफाजत को बेहतर बनाना और इंसानी शमूलियत की जरूरत को मुकम्मल तौर पर तब्दील करने के बजाय कारकर्दगी को बेहतर बनाना होता है। उम्मीद है नाज़रीन आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।